अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे और मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे। लेकिन मॉक टेस्ट में अभी आपके क्या नंबर आ रहे हैं उससे आपको पैनिक नहीं होना है, घबरा के अपनी तैयारी खराब नहीं कर देना है। अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आप ये देखिए कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती हो रही, कौन से प्रश्न हैं जो आपसे गलत हो रहे हैं। आप उस गलती पर काम करिए, यानी रिविजन करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और जब आप अगला मॉक टेस्ट दीजिए तो वही गलती आपको नहीं रिपीट करनी है। अगर आप इतना भी एग्जाम तक कंटिन्यूसली कर लेते हैं ना तो 100% है कि आपके नंबर आपके एग्जाम में इंक्रीज होकर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी साइंस पेपर 2 की प्रैक्टिस यहाँ पे हम कर ही रहे हैं, और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ यूपी टेट एग्जाम में आए हम प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अदर टेट एग्जाम में जहाँ भी साइंस पूछी गई है वहाँ से भी हमने साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। तो ये जितने भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस में डली हैं। अगर आप कम समय में भी साइंस के अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साथ ही साथ रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट की क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है बल्कि और कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसका हम रिवीजन भी करते चल रहे हैं, उसको हम पढ़ते भी चल रहे हैं। तो ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनको शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इन क्लासेस से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं वस्तुओं पर, या केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच, केवल पृथ्वी और नगण्य द्रव्यमान वाले वस्तु के बीच, या केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच। बताइए जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल किनके किनके बीच लगता है। तो देखिए जब भी हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल में हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर इसको हम फॉर्मूले में लिखें तो ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ये जो पिंड है, दो पिंड हैं, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कुल मिला के गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा, F = G m1 × m2/d², जहाँ पे G क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जो कि कहीं पे भी चेंज नहीं होता। यानी इस फॉर्मूले से एक चीज तो क्लियर हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल हर उस वस्तुओं पे लगेगा, हर उस चीजों पे लगेगा जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। यानी कुछ भी अगर द्रव्यमान वाली किन्हीं दो वस्तु हैं तो उनमें आपस में उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको केवल वाले ऑप्शन को हटाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है केवल पृथ्वी और सूर्य के बीच। क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच बस गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता? अगर ऐसा होता तो हम कोई भी वस्तु जब गिराते हैं छत से तो वो नीचे की तरफ क्यों आती? अगर किसी वस्तु पे नहीं लगता तो नीचे की तरफ क्यों आती? तो ये तो गलत हो गया। केवल पृथ्वी और नगण्य द्रव्यमान वाली वस्तु के बीच ऐसा भी तो नहीं है। केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच ऐसा नहीं है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है, वो विद्युत बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। तो गुरुत्वाकर्षण बल कुछ भी द्रव्यमान वाली कोई भी दो वस्तु है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का अनुसार यही कहा गया है कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी वस्तु है उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है तो वो वस्तुएं क्या करेंगी, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित जरूर करेंगी। यानी यही जो आकर्षण बल होता है क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो कोई भी वस्तु है अगर उसका द्रव्यमान है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, और जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगी तो यही आकर्षण बल क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही लैंग्वेज में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है। हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना, पौधों को यांत्रिक सहारा देना, या पौधों को लचीलापन देना। बताइए एरेनकाइमा का काम क्या होता है। तो देखिए जो सरल स्थायी ऊतक होता है, जो ऊतक है उसका पूरा डिवीजन मैंने आपको बताया है। तो आपको ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हैं, मुझे याद तो नहीं कि किस प्रैक्टिस सेट की क्लास में बताया है, पर मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन बताया है प्लांट ऊतक का। ठीक है, पूरा डिवीजन बताया है मैंने आपको। अब देखिए एरेनकाइमा क्या होता है, तो ये सरल स्थायी ऊतक का पार्ट होता है। देखिए जो ऊतक होता है, यानी जो स्थायी ऊतक होता है दो प्रकार का होता है, एक जटिल स्थायी ऊतक और एक सरल स्थायी ऊतक। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल स्थायी ऊतक होता है, ये भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है पेरेनकाइमा, एक क्या होता है, पेरेनकाइमा होता है, और दूसरा होता है कॉलेनकाइमा। दूसरा क्या होता है, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा।
और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है स्क्लेरेन कायमा। क्या होता है, स्क्लेरेन कायमा। तो ये 3 सिंपल स्थायी ऊतक जो होते हैं उनके प्रकार होते हैं। तो इसमें भी जो पैरेन्काइमा होता है ना, पैरेन्काइमा 2 प्रकार का होता है। एक होता है एरेन्काइमा और दूसरा कौन सा होता है, क्लोरेन्काइमा। दूसरा क्या होता है, क्लोरेन्काइमा होता है। ठीक है, ये पैरेन्काइमा ऊतक के प्रकार होते हैं। तो देखिए जो पैरेन्काइमा ऊतक होता है, पैरेन्काइमा ऊतक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मृद ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृद ऊतक, यानी जो कोमल ऊतक होता है, कोमल जो भाग होता है जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज, ये इनके आंतरिक परत बनाने का काम करता है, इसीलिए इसको मृद ऊतक कहा जाता है। अब जो ये ऊतक है 2 प्रकार का होता है, एक क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा। तो जो क्लोरेन्काइमा होता है ना, क्लोरेन्काइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने का काम कौन करता है, क्लोरेन्काइमा करता है। वहीं पे जो एरेन्काइमा होता है, एरेन्काइमा क्या होता है, ये एयर सैक जैसे होता है, यानी ये क्या करता है, ये पौधे जो होते हैं ना, जो प्लांट होते हैं जो पानी में तैरते हैं, तो ये प्लांट को पानी में तैरने में सहायक करता है, यानी उत्प्लावक बल प्रदान करने का काम करता है। तो एरेन्काइमा क्या है, ये एयर सैक जैसे होता है, यानी ये बड़े बड़े क्या होते हैं, वह एयर स्पेसेस होते हैं या फिर वायु कक्ष बोल सकते हैं प्लांट में, जो कि इसको प्लांट को हल्का बनाते हैं और प्लांट को हल्का बनाने के साथ साथ इनको पानी में तैरने में मदद करते हैं। ये तो हो गई बात क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा जो कि पैरेन्काइमा के पार्ट हैं। और जो कोलेन्काइमा होता है, कोलेन्काइमा क्या करता है, कोलेन्काइमा का काम है कि प्लांट को लचीला बनाना। क्या करना, प्लांट को लचीला बनाना, और लचीला बनाने के साथ साथ ये प्लांट को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है। ये काम हो गया कोलेन्काइमा का। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये कैसा होता है, मृद ऊतक होता है। कैसा होता है, मृद ऊतक, मृत ऊतक होता है। क्या होता है, मृत यानी मरा हुआ ऊतक होता है। मृत ऊतक होने की वजह से ये क्या करता है, पौधों को कठोरता प्रदान करता है। क्या करता है, पौधों को कठोरता प्रदान करता है। तो अब देखिए हम ऑप्शन में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना। तो प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, क्लोरेन्काइमा करता है, पैरेन्काइमा का ही पार्ट है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। पौधों को यांत्रिक सहारा देना, तो यांत्रिक सहारा देने का काम कौन करता है, कोलेन्काइमा करता है। पौधों को लचीलापन देना, तो पौधों को फ्लेक्सिबल बनाने का काम भी कोलेन्काइमा करता है। और स्क्लेरेन्काइमा पौधों को कठोर बनाता है, कठोरता प्रदान करता है। यहाँ पे एरेन्काइमा पूछा है, तो एरेन्काइमा क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करते हैं, यानी जो जलीय पौधे होते हैं तो जलीय पौधों को तैरने में मदद करते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, गैल्वनीकरण किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, फिर ये सभी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए कभी एक भी किसी लोहे में अगर जंग लगता है तो जो रस्टिंग प्रोसेस होती है ये कब होती है, जब लोहा हवा के संपर्क में आए और हवा के साथ साथ नमी के संपर्क में आए। यानी अगर कोई भी धातु है, कोई भी लोहा है, तो आयरन में जंग तब लगेगा जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में और नमी यानी पानी के संपर्क में आएगा। तो इन दोनों से बचाने के लिए, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से बचाने के लिए इसमें हम पेंट भी कर सकते हैं। देखिए बोलते हैं ना, घरों के जो बक्से होते हैं, आपने देखा होगा कि जब वो खराब होने लगते हैं तो उसमें पेंट ला के कर दिया जाता है ताकि वो काफ़ी दिनों तक सुरक्षित बना रहे। तो ये जो पेंट होता है, पेंट क्या करता है, उसको ऑक्सीजन के संपर्क में, जो लोहा होता है, लोहा को डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है और नमी के संपर्क में आने से रोकता है। तो हम पेंट करके भी लोहे को जंग से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन मेथड तो होती है गैल्वेनीकरण की, जिसमें क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। हम ग्रीस लगा करके भी लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं, यानी हवा और नमी के संपर्क से दूर रख सकते हैं। तो कुल मिला के पेंट करके भी बचा सकते हैं, गैल्वेनीकरण मेथड से भी बचा सकते हैं, ग्रीस लगाकर भी बचा सकते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो इसका त्वरण क्या होगा आपको बताना है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे त्वरण निकालने के लिए बोला है, तो सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या क्या है। तो पहले दिया है प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल को हम यू से लिखते
लेते हैं। प्रारंभिक चाल क्या दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर है जो त्वरण है, यहाँ पे देखिए जो आंसर दिए हैं, आंसर सारे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिए हैं, तो इसको पहले हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। और 36 को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 18 दूना 36 और 2 पंचे 10, यानी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आ जाएगी प्रारंभिक चाल। अब आ गई अंतिम चाल, तो अंतिम चाल को हम भी से लिखते हैं। अंतिम चाल दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 72 गुणे 5/18, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकेंड आ गई, अंतिम चाल 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब समय कितना दिया है, तो समय दिया है 10 सेकेंड। कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया है। अब त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है A = फाइनल वेलोसिटी, यानी जो अंतिम चाल है, अंतिम वेग है, माइनस क्या है, प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। तो यहाँ पे बताइए अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग अब मीटर पर सेकेंड में निकल के आया है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे अंतिम वेग क्या निकल के आया है, 20 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या निकल के आया है, 10 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया है। तो यहाँ पे 20 में अगर 10 माइनस होगा तो बचेगा क्या, 10, और नीचे 10 दिया ही है, तो ये कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का क्या होता है, राशि होती है, यानी मात्रक होता है। त्वरण का क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये आज इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या निकल के आया है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, वेरिसेला वायरस से होता है, चिकन पॉक्स होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, या फिर रेबीज होता है। बताइए वेरिसेला वायरस से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे ये पूछा है। देखिए वायरस संबंधी रोग और बैक्टीरिया संबंधी रोग आपको जरूर पढ़ के जाना है। इनसे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पे पूछा है कि वेरिसेला वायरस से क्या होता है। तो देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण वायरस संबंधी यहाँ पे रोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो पहला प्रमुख रोग है कौन सा, एड्स। एड्स जो होता है, एड्स किस वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है। और इसमें टी लिम्फोसाइट मेनली क्या होता है, प्रभावित होता है। टी लिम्फोसाइट में भी जो टी हेल्पर सेल होता है ना, ये क्या करता है, हेल्पर सेल को ही समाप्त कर देता है। कौन सा वायरस, HIV वायरस। दूसरा आ जाते हैं डेंगू पे। तो डेंगू किस कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण ही होता है। किस वायरस के कारण होता है, डेंगू वायरस के कारण होता है। और इसमें प्लेटलेट्स की संख्या प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 प्लेटलेट्स हैं, ये 2 प्लेटलेट्स जुड़ के एक बन जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो शरीर है, बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। किसमें, डेंगू रोग में, डेंगू बुखार में। और जो डेंगू है वो एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक है, एडीज मच्छर के द्वारा ये क्या होता है, फैलता है। इसको टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है जीका। जो जीका रोग है, जीका रोग जीका वायरस के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, जीका वायरस के कारण होता है। और इसमें ब्रेन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। चौथा है चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ठीक है, और इसी का एक भाई है कौन सा, स्मॉल पॉक्स। कौन सा है, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है, बेरियोला जोस्टर के कारण होता है। एक होता है चिकन पॉक्स बेरिसेला जोस्टर के कारण, और जो स्मॉल पॉक्स है वो किसके कारण होता है, बेरिएला जोस्टर के कारण होता है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चिकन पॉक्स बेरिसेला और स्मॉल पॉक्स बेरियोला जोस्टर के कारण होता है। एक और प्रमुख रोग है जो कि वायरस के कारण होता है, निपाह। जो निपाह है ये निपाह वायरस के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, निपाह वायरस के कारण ही होता है। और इसमें क्या होता है, जो श्वसन अंग है ना, श्वसन अंग सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। एक और है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है, तो स्वाइन फ्लू ये H1N1 वायरस के कारण होता है। H1N1 वायरस के कारण होता है। ठीक है, जो स्वाइन फ्लू है किसके कारण होता है, H1N1 वायरस के कारण होता है। और इसमें भी जो श्वसन अंग है वो प्रभावित होता है। रेबीज किसके कारण होता है, तो रेबीज होता है रेबडो वायरस के कारण। किसके कारण होता है, रेबडो वायरस के कारण होता है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है वो प्रभावित होती है। तो ये वायरस के कारण होने वाले कुछ प्रमुख रोग हैं। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है, जो स्वाइन फ्लू है ना, ये कैसी डिसीज है, तो ये जूनोटिक डिसीज है। कैसी, जूनेटिक क्या है, डिसीज है। जूनेटिक डिसीज क्या होते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में फैलने वाले डिसीज को क्या बोलते हैं, जूनेटिक डिसीज बोलते हैं। और स्वाइन फ्लू एक प्रकार की क्या है, जूनेटिक डिसीज है। तो ये कुछ प्रमुख वायरस से होने वाले रोग हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं श्वसन,
पोषण, जनन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन से हैं? जैव प्रक्रम को और हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। अब देखिए लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? किसी सजीव के जैव प्रक्रम वो होते हैं जो कि सजीव के जीवन को वैसे ही बनाए रखने का काम करते हैं। तो अब बताइए क्या श्वसन जो है ये सजीव के लाइफ प्रोसेस में नहीं आता? तो आता है, इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं सजीव। क्या पोषण सजीव के लाइफ प्रोसेस में नहीं आता? भोजन प्राप्त करना, भोजन का उपयोग करना, उससे एनर्जी बनाना, ये तो मेन फंक्शन है सजीवों का। श्वसन और पोषण दोनों सजीव के जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस में आते हैं। लेकिन देखिए जो रिप्रोडक्शन है, कई बार लगता है कि रिप्रोडक्शन ये लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये आता है। सजीव के जैव प्रक्रम में रिप्रोडक्शन भी आता है। रिप्रोडक्शन में यानी अपनी ही जाति की वृद्धि करना, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, ये भी सजीव के जैव प्रक्रम में आता है। तो कुल मिला के श्वसन, पोषण और जनन ये सजीव के जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है C2H5OH का IUPAC निम्नलिखित में से कौन है? एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, मिथेनॉल है या फिर ब्यूटेनॉल है? बताइए C2H5OH का इसका आपको IUPAC नाम बताना है। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये ट्रिक ही याद रखिएगा कि अगर एक कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। दो कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इथेन बोलेंगे। तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। चार कार्बन है तो चार कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। तो देखिए एक कार्बन मीथेन, दो कार्बन इथेन, तीन कार्बन प्रोपेन, चार कार्बन ब्यूटेन। लेकिन अगर इसके साथ OH समूह जुड़ जाए तो OH समूह को हम क्या बोलते हैं? ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। तो यानी मीथेन के साथ अगर OH जुड़ गया तो ये बन जाएगा मीथेनॉल, और अगर इथेन के साथ जुड़ जाएगा OH तो इसको बोलेंगे हम इथेनॉल, और अगर प्रोपेन के साथ OH जुड़ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनॉल, और अगर ब्यूटेन के साथ OH जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेनॉल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 2 है, और दो कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इथेन। अब क्योंकि यहाँ पे OH जुड़ा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? इथेनॉल। क्या बोल देंगे? इथेनॉल। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है? आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पीकरण दर घटती है। आर्द्रता कभी बाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, कभी घटाता है। आर्द्रता का प्रभाव बाष्पीकरण पर नहीं पड़ता है। आर्द्रता घटने पर बाष्पीकरण की दर जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। अब इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ समझना होगा, जो आर्द्रता है ना, जो बाष्पीकरण है, क्या है? बाष्पीकरण। ये बाष्पीकरण दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस किस पे? ये तापमान पे। किस पे? तापमान पे डिपेंड करती है मेनली। वैसे तो एयर वगैरह की प्रेजेंस पे भी बाष्पीकरण की दर ये क्या होती है? अलग अलग होती है, लेकिन मेनली तापमान और आर्द्रता, तापमान और आर्द्रता, आर्द्रता यानी नमी, दो पे क्या है? बाष्पीकरण की दर डिपेंड करती है। लेकिन देखिए अगर आर्द्रता कम होगा, आर्द्रता कम होगी तो बाष्पीकरण क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और अगर आर्द्रता ज़्यादा होगी तो बाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? घट जाती है। आर्द्रता से जस्ट ऑपोजिट बाष्पीकरण की क्रिया होती है। आर्द्रता बढ़ाई जाएगी तो बाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और आर्द्रता कम होगी, घटाई जाएगी तो बाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आर्द्रता क्या है? आर्द्रता नमी है। अगर बताइए जो एटमॉस्फेयर है वो नम होगा तो क्या बाष्पीकरण की प्रोसेस तेज होगी? एटमॉस्फेयर नम होगा तो बाष्पीकरण की प्रोसेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी आर्द्रता बढ़ेगी तो बाष्पीकरण कम हो जाएगा, और आर्द्रता घटेगी तो बाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन तापमान से ये क्या करता है? सीधे रिलेट करता है। तापमान बढ़ा तो जो बाष्पीकरण है, बाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा? बाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ा तो बाष्पीकरण बढ़ जाएगा, और तापमान अगर घट गया, तापमान अगर घट गया तो जो बाष्पीकरण है, बाष्पीकरण भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ा तो बाष्पीकरण बढ़ेगा, और तापमान घटा तो बाष्पीकरण घटेगा। अब क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता पूछा है तो देखिए पहले ऑप्शन को हम देखते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पीकरण की दर घटती है, ये सही है कि नहीं है? बताइए, यहाँ पे गलत पूछा है तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम आर्द्रता बढ़ा देंगे, नमी एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी तो जो बाष्पीकरण की दर है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आर्द्रता कभी बाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है और कभी घटाता है, तो ये भी बिल्कुल
करेक्ट है कि अगर आर्द्रता कम होगा तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी और आर्द्रता अगर अधिक होगा तो बाष्पीकरण की दर घट जाएगी, यानी ये बढ़ाता और घटाता दोनों है। आर्द्रता घटने से बाष्पीकरण की दर बढ़ती है, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट रहेगा स्टेटमेंट कि अगर आर्द्रता को, नमी को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं तो जो बाष्पीकरण की प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया है यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। और इसमें यह दिया है कि अगर आर्द्रता का प्रभाव बाष्पीकरण पर पड़ता ही नहीं है तो क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। आर्द्रता बहुत ज़्यादा बाष्पीकरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। नमी जो होती है ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभाव डालती है, प्रभावित करती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है? प्लास्टिक है, थर्मोकोल है, लकड़ी का बुरादा है या फिर शीशा? इनमें से कौन सी वस्तु है जो कि ऊष्मा की अच्छी चालक है? तो देखिए, ऊष्मा का चालक मतलब क्या होता है? ऊष्मा का चालक ये है कि जो अपने आप में से ऊष्मा का स्थानांतरण करे। जैसे कि मान लीजिए लोहे की रॉड, अगर लोहे की रॉड को हम एक सिरे पे गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, चालन विधि के द्वारा दूसरे सिरे तक रॉड को गर्म कर देता है। यानी कुल मिला के ये अपने आप में से ऊष्मा को पास होने देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो क्या बताइए, प्लास्टिक को हम एक सिरे गर्म करते हैं तो क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? नहीं, क्योंकि जो प्लास्टिक है ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है, ये कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। ऐसे थर्माकोल भी क्या होता है, कुचालक होता है। लकड़ी या लकड़ी का बुरादा भी कुचालक होता है। लेकिन जो ग्लास है, शीशा क्या है, ये वस्तु ऐसी वस्तु है जो कि ऊष्मा का अच्छे से चालन करती है। वैसे तो जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऊष्मा का चालन करती हैं। जैसे कि तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा, ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। लेकिन यहाँ पे धातु कोई सी नहीं दी है। इन तीनों में, इन चारों में पूछा है तो इन चारों में ये जो तीन है, प्लास्टिक, थर्माकोल, लकड़ी का बुरादा, ये बिल्कुल भी ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ शीशा को छोड़ के। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है, दाब बढ़ाकर, ताप घटाकर, दोनों द्वारा या फिर कोई नहीं। कुल मिला के ये पूछा है कि गैस को द्रव में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए, चाहे किसी भी, ये अवस्था परिवर्तन से प्रश्न है। मान लीजिए कोई ठोस है, ठोस को हम किस में बदल रहे हैं, द्रव में। तो अब ठोस के पार्टिकल क्या है, पास पास में है, यानी इनमें दाब ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है। तो अब दाब को कम करने के लिए, यानी इनके पार्टिकल्स को दूर करने के लिए इसको तापमान देना पड़ेगा। इनको क्या करेगा, तापमान देना पड़ेगा। जब इनको हम तापमान देंगे तो इनके पार्टिकल के बीच गति होगी, और जब पार्टिकल के बीच गति होगी तो गति से क्या होंगे, जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे और ये पार्टिकल दूर दूर आ जाएंगे। और जब ये पार्टिकल दूर दूर आ जाएंगे तो इनके बीच का जो दाब है, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तापमान क्या है, बढ़ा है। यानी कुल मिला के ठोस से हम द्रव में कब कन्वर्ट किए, जब हमने तापमान को बढ़ाया और दाब को कम किया तो इनके पार्टिकल्स दूर दूर आए। और जब ठोस के पार्टिकल दूर दूर आ जाते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स ले जा रहे हैं। और ऐसे ही देखिए, अगर हम द्रव को गैस में बदलेंगे तो सेम प्रोसेस हमको करनी पड़ेगी। द्रव को गैस, यानी जो पानी है, पानी को अगर हमको भाप में बदलना है तो पानी को भाप में बदलने के लिए हमको तापमान बढ़ाना होगा, और तापमान जब बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, दाब क्या होगा, कम होगा। तो यानी द्रव को अगर हम गैस में बदले हैं तो तापमान बढ़ाए हैं और दाब कम किए हैं। तो अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, गैस को अगर हम द्रव में बदलते हैं तो हमको तापमान कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तापमान हमको कम करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के अगर गैस है, गैस को हम द्रव में बदल रहे हैं तो गैस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं ना, बहुत दूर दूर। तो इसको हमको कंप्रेस करना पड़ेगा, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, दबाव बढ़ाना पड़ेगा। तो दबाव को अगर हम इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, दाब को अगर हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इसके पार्टिकल पास पास आएंगे। और दाब बढ़ाने के साथ साथ हमको तापमान कम करना पड़ेगा ताकि इसके पार्टिकल पास पास आ सकें। तो कुल मिला के गैस को द्रव में बदलने के लिए दाब को बढ़ाया जाएगा और ताप को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। एक डेली लाइफ का भी आप यहाँ पे एग्जांपल याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए पानी है, पानी अब क्या है, द्रव, द्रव को हमको ठोस में बदलना है। तो पानी को अगर ठोस में बदलना है तो हम उसको कहाँ पे रखेंगे, फ्रीज में रखेंगे। फ्रीज में रखेंगे, फ्रीज में रखने का मतलब क्या है कि हम तापमान को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब फ्रीज में हम ऐसे ही, फ्रीज में एक गिलास पानी तो ऐसे नहीं डाल देंगे कि पलटा देंगे, पलटा देंगे तो वो लंबे एरिया में फैल जाएगा, तो उनके बीच दबाव कम रहेगा। फ्रीज में भी देखिए, अगर हमको आइस क्यूब जमाने होते हैं तो उसके लिए एक मतलब वो आती है,
सांचे आते हैं जहाँ पे हम पानी भरते हैं तो उसमें क्यूब्स के रूप में क्या होते हैं, बर्फ जम जाती है। तो कुल मिला के एक फिक्स एरिया वाला हम क्या लेते हैं, बर्तन लेते हैं जहाँ पे हम पानी को डालेंगे तो वो बर्फ के रूप में जमेगी। अब फिक्स एरिया वाला बर्तन क्यों लेते हैं, ताकि यहाँ पे दाब क्या हो, बढ़े। यानी कुल मिला के अगर हम द्रव से ठोस में बदल रहे हैं तो तापमान को क्या करते हैं, घटाते हैं, और दाब को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सेम प्रोसेस गैस को द्रव में बदलने के लिए भी होती है। दाब को बढ़ाया जाता है और तापमान को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। यह उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का, या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि अगर मान लीजिए ये कोई क्या है, पेड़ है, ये क्या है, कोई पेड़ है। अब इस पेड़ में ये क्या है, फल लगे हैं। यहाँ पे क्या है, फल लगे हैं। अब जब इस पेड़ में फल लगे हैं तो अगर हम इस पेड़ को हिलाएंगे तो ये फल टूट के क्यों गिर जाते हैं, ये कौन से न्यूटन की गति के किस नियम को फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन की गति के तीनों नियम का नाम दिया है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बोलता है, प्रथम नियम ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहेगी, यानी गति पे है तो गति पे रहना चाहेगी, विराम पे है तो विराम पे रहना चाहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो फल हैं, फल क्या है, पहले रेस्ट पे थे। कैसे थे, रेस्ट पे यानी विराम की अवस्था में थे। अगर हम पेड़ को हिलाए तो पेड़ क्या है, पेड़ हिलने लग जाएगा। और जब पेड़ हिलेगा तो फल रेस्ट पे थे तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे, जबकि पेड़ किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। इसीलिए यहाँ से ये फल क्या हो जाते हैं, टूट के नीचे गिर जाते हैं। यानी कुल मिला के कि जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो जो पके हुए फल पेड़ की शाखा से अलग हो जाते हैं। ये न्यूटन के गति के प्रथम नियम का क्या, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का पालन करते हैं। अब न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये बल की परिभाषा देता है। क्या बताता है, F बराबर ma को बताता है। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होते हैं, और जो कि किस पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, समय पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए समय अधिक होगा तो जो बल है, बल क्या लगेगा, कम लगेगा। समय अधिक है तो बल कम होगा, और अगर समय कम है तो बल क्या लगेगा, बल अधिक लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी गेंद है, जब खिलाड़ी, क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं वो गेंद पकड़ते टाइम जो हाथ को पीछे तरफ करते हैं, वो क्यों करते हैं, ताकि समय ज़्यादा बढ़े, और समय ज़्यादा बढ़े तो बल कम लगे, और बल कम लगेगा तो गेंद हाथ में कम लगेगी। तो कुल मिला के कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि अगर किसी मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो ये बल है ये समय पे टोटली डिपेंड करता है। दोनों आप याद रखिएगा कि अगर समय बढ़ेगा तो बल कम लगेगा, और अगर समय घटेगा तो बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वहीं पे न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या बताता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया को बताता है। किसको बताता है, क्रिया और प्रतिक्रिया को बताता है। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब कि अगर कोई एक वस्तु है, अगर कोई मान लीजिए एक वस्तु है, ये दूसरे वस्तु पे जितना बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पे उतना ही बल लगाएगा। यानी जो बल होगा, बल क्या होगा, बराबर लगेगा। दोनों तरफ से बल बराबर लगेगा, बस बल की दिशा कैसी होगी, तो बल की दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। तो आई होप आपको न्यूटन की गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया जैसा कुछ पूछा होता तब न्यूटन की गति का तीसरा नियम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होता। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया, तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, बीज का रंग, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो मेंडल ने मटर के प्लांट पे अपने प्रयोग किए थे, और मटर के प्लांट पे उन्होंने 7 विपरीत लक्षण पे काम किया था। 7 विपरीत लक्षण थे जिनको उन्होंने अपने प्रयोग पे लिया था, ठीक है, जिन पे उन्होंने अध्ययन किया था। पहला क्या था, तने की लंबाई, पहला क्या था, तने की लंबाई। दूसरे क्या थी, फूल की स्थिति। तीसरा था फूल का रंग। चौथा था बीज का आकार, फली का रंग, बीज का रंग, फली का आकार। यानी ये जो सारी चीज़ें थी इनको इन्होंने, मेंडल ने अपने जो मटर के पौधे पे प्रयोग किया था, इन सभी लक्षणों को उन्होंने अध्ययन किया था, इन सभी लक्षण को इन्होंने अपने प्रयोग में लिया था। यानी ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी है, ये भी है। यानी कुल मिला के उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे विपरीत लक्षण हैं जिनको मेंडल ने अपने प्रयोग पे अध्ययन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है,
किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा हमेशा 1 से कम, हमेशा 1 से ज़्यादा, 1 से कम या 1 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा। यहाँ पे कुल मिला के विस्थापन और दूरी का रिलेशन पूछा है। जो विस्थापन और दूरी है इनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखिए जो दूरी होती है, दूरी कैसे होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और धनात्मक के साथ साथ दूरी पाथ की पूरी लंबाई को, अगर कुल लंबाई को हम मिला देंगे तो क्या कहलाएगी, दूरी। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, इधर चला 2 मीटर, फिर इधर चला कितना 3 मीटर, फिर ठीक है इधर चला 4 मीटर, ठीक है इधर कितना चला 4 मीटर, फिर इधर ये है लंबाई, इधर फिर उसने चला कितना, इधर चला 3 मीटर। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है इतनी दूरी ट्रेवल की, ए से बी में गया 2 मीटर, बी से सी में गया 3 मीटर, सी से डी में गया 4 मीटर, फिर डी से वापस ए में गया 3 मीटर। तो यहाँ पे बताइए दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, दूरी कितनी निकल के आ जाएगी। तो दूरी निकल के आ जाएगी यहाँ पे 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 4 कितना हो जाएगा 12। यानी कुल मिला के दूरी कितनी निकल के आ गई 12 मीटर। लेकिन विस्थापन कितना निकल के आया, बताइए यहाँ पे विस्थापन कितना निकल के आया। तो विस्थापन हो गया 0, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए ए से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट हुआ और ए पे ही जाके वो रुका है, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा 0। एक और है, यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु ए से चला है, ए से बी तक चला वो 4 मीटर, ठीक है, बी से सी तक चला वो कितना 5 मीटर, ठीक है, फिर सी से डी तक उसने कितना चला, फिर चला 4 मीटर। तो अब बताइए यहाँ पे वो आके रुक गया, तो इसकी दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो दूरी क्या हो जाएगी 5 4 9, 9 1 10 3 13 मीटर, कितना हो जाएगा 13 मीटर। यहाँ पे क्या निकल के आ गई दूरी। लेकिन विस्थापन, विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी इसके बराबर ही होगी कितना 5 मीटर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर विस्थापन कितना निकला, तो विस्थापन निकला कितना 5 मीटर, कितना निकला 5 मीटर। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो विस्थापन है और जो दूरी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम आपको करेक्ट आंसर तक बताते हैं। देखिए एक है कि कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यानी ए से बी तक चला कितना 3 मीटर चला। तो यहाँ पे बताइए दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पे दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी 3 मीटर, और यहाँ पे विस्थापन कितना निकल के आया, तो विस्थापन भी कितना निकल के आ गया 3 मीटर। कैसे, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की दूरी भी 3 मीटर है, और विस्थापन भी कितनी हो जाएगी दूरी। यानी विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो बिंदुओं का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इन 3 एग्जाम्पल से एक चीज ये क्लियर हो गया कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन दूरी के बराबर भी हो सकता है, और विस्थापन दूरी से कम भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन दूरी से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है कि किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा। तो ये या 1 से हमेशा कम, ऐसा नहीं, बराबर भी हो सकता है, ज़्यादा तो कभी होगा ही नहीं, ज़्यादा तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि या तो उससे कम हो जाएगा, या तो उसके बराबर हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 2 8 18 8, 2 8 18 2, 2 8 या फिर 2 8 18 18 8। बताइए इनमें से कौन सा अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो देखिए अक्रिय गैस क्या होती हैं, जो गैसें किसी से क्रिया ना करें। और कोई भी गैस किसी से क्रिया कब नहीं करेगी, तो कोई भी गैस किसी भी गैस से क्रिया तब नहीं करेगी जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी जो उसका अंतिम कक्ष है, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हों। तो देखिए यहाँ पे अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ये क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इसके अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पे अंतिम कक्ष में 8 हैं, और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, देखिए इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 20 होता है, और इसके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। या तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। लेकिन अगर कम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, और इलेक्ट्रॉन का दान करके +2 पॉजिटिव चार्ज लाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अक्रिय गैस नहीं है, ये दान करेगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी कुल मिला के ये क्रिया करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का रोगकारक जीव है? अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्रिपैनोसोमा या फिर पैरामीशियम। देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन में आपने एक चीज़ देखा होगा कि सारे जो यहाँ पे रोगकारक जीव दिए हैं सारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के रोगकारक जीव हैं, यानी सारे क्या हैं? प्रोटोजोआ हैं। यानी ये जो यहाँ पे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पूछा है ये किसके कारण होने वाला रोग है? तो ये होने वाला रोग है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग के अंतर्गत आता है। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन से प्रमुख रोग हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं? प्रोटोजोआ होता क्या है? तो प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव है और यह परजीवी होता है, यानी ये रोग को ट्रांसफॉर्म करने का, यानी रोग का क्या होता है? कारक होता है। अब प्रोटोजोआ के से होने वाले प्रमुख रोगों में से पहला है काला आजार। पहला क्या है? काला आजार। अब जो काला आजार रोग है, काला आजार रोग किसके कारण होता है? लीशमानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? लीशमानिया, क्या? लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें यकृत और जो प्लीहा है इसका साइज बढ़ जाता है जिससे पीलिया देखने को मिलता है। और जो काला आजार है ना ये बालू मक्खी के काटने से फैलता है। किसके? बालू मक्खी या फिर इसको सैंड फ्लाई भी कहा जाता है, इसके काटने से फैलता है। दूसरा है निद्रा रोग जो कि इस प्रश्न में पूछा है, स्लीपिंग सिकनेस। जो निद्रा रोग है, निद्रा रोग किसके कारण होता है? तो ट्रिपैनोसोमा बुफ्री जो प्रोटोजोआ है इसके कारण होता है। और इससे क्या होता है? हाँ, इसका वाहक क्या होता है? तो इसका वाहक सीसी मक्खी होता है। क्या होता है? सीसी मक्खी होता है। इसमें शरीर का नियंत्रण कम होने लगता है और जिससे व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती है। तीसरा है पेचिस। पेचिस किसके कारण होता है? तो पेचिस जो है ये अमीबा के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, अमीबियासिस भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें आंत बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इससे ये क्या है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होने वाला रोग है। बेसिकली अमीबा के कारण होने वाला रोग है कौन सा? पेचिस। इसको अमीबियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंटेस्टाइन जो होती है, आंत जो होती है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मलेरिया। क्या बोलते हैं? मलेरिया। तो मलेरिया में क्या होता है? इसमें तीव्र ज्वर आता है, यानी बहुत तेज बुखार रहता है। इसमें ब्रेन, किडनी वगैरह क्या होती हैं? ज़्यादा प्रभावित होती हैं। क्या होता है? ब्रेन है, किडनी है, ये क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। किसमें? मलेरिया में। और मलेरिया होता किसके कारण है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। बाकी इस प्रश्न में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पूछा है तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का कारक कौन है? इसका रोग कारक जीव कौन है? ट्रिपैनोसोमा होता है। कौन सा है? ट्रिपैनोसोमा होता है। और वाहक पूछा जाए तो सीसी मक्खी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्णमध्योतक यानी मेसोफिक कोशिका में अंदर कैसे अंदर और बाहर जाता है? सक्रिय परिवहन, विसरण, श्वसन एवं बाष्पोत्सर्जन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए क्या क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है तो इनके गैसों की सांद्रता में अंतर भी होगा। तो गैसों की सांद्रता में अंतर के कारण ये क्या होते हैं? ये स्वतः ही अपने आप ही अंदर बाहर क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म मतलब आते जाते रहते हैं। और ये जो अंदर बाहर जाने की प्रक्रिया होती है ना इसको हम क्या बोलते हैं? इसको विसरण बोलते हैं। और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता, इसमें एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। इसको मतलब ट्रांसफॉर्म इसको चलाने के लिए यानी कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड और गैस को, ऑक्सीजन गैस को अंदर बाहर जाने के लिए कोई भी एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी एटीपी की जरूरत नहीं होती। जबकि जो सक्रिय परिवहन होता है, सक्रिय परिवहन के लिए एटीपी की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्वसन तो ये रेस्पिरेशन है, ये कोई परिवहन का तरीका नहीं है। बाष्पोत्सर्जन ये जल बाष्प का निकलना है, पौधों से जल बाष्प का निकलना है। यहाँ पे ये कोई भी गैस के एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग एवं वेग। तो जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। P बराबर mv। क्या होता है? P बराबर mv। देखिए अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे सीखें तो अगर जो रॉकेट होता है तो रॉकेट देखते हैं पीछे की तरफ क्या करता है? या गैस रिलीज करता है, यानी पीछे की तरफ ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में तेजी से गैस फेंकता है। अब जब पीछे की तरफ ये गैस पीछे फेंकेगा तो संवेग का संरक्षण होगा, यानी पीछे की ओर क्या होता है? संवेग होता है। और जब संवेग संरक्षण के कारण ये जब जितना ही फोर्स से, जितना बल से, जितना फोर्स से ये पीछे की ओर गैस फेंकेगा उतना ही क्या होगा? ये आगे की तरफ रॉकेट क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी संवेग संरक्षण के कारण रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए संवेग मिलता है, इसलिए रॉकेट क्या होता है? आगे बढ़ता है। कुल मिला के एक चीज क्लियर हो गया कि जो रॉकेट होता है क्या करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हैं तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, उनका त्वरण अलग अलग होगा, उन्हें समान परिमाण के बल की अनुभूति होगी। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा का नाम लिया गया है कि चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिरती हैं। तो देखिए चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता, यानी चंद्रमा पे हवा नहीं होता। अब हवा नहीं है यानी कोई भी प्रतिरोधी बल नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई भी प्रतिरोधी बल चंद्रमा में नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है, स्मॉल जी इक्वल टू बनता है कैपिटल जी एम इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पे जो जी है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम क्या है मास है, लेकिन किसका मास है, चंद्रमा का ये द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, चंद्रमा की, और आर क्या है, ये चंद्रमा की ही क्या है, त्रिज्या है। तो कुल मिला के इस सूत्र से ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जो वस्तुएं गिर रही हैं इन वस्तुओं के क्या संवेग यानी उनके मास से कोई भी यहाँ पे रिलेशन नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा का मास दिया गया है, चंद्रमा की त्रिज्या दिया गई है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया गया है, लेकिन जो वस्तुएं हैं वस्तुओं का द्रव्यमान का यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं है। यानी जो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पे गिराई जा रही हैं उनका द्रव्यमान क्या है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उनका वेग क्या रहेगा, बिल्कुल समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रतिरोधी बल नहीं लगता। अगर हवा लगती तब प्रतिरोधी बल लगता, प्रतिरोधी बल लगता तब द्रव्यमान पे भी डिपेंड करता, यानी भारी द्रव्यमान वाला जो वस्तु है उस पर प्रतिरोधी बल हवा बहुत कम बल लगा पाती और जो हल्की वस्तु है उस पर हवा ज़्यादा बल लगाती। तो यानी यहाँ पे द्रव्यमान का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी वस्तु भारी है कौन सी वस्तु हल्की है, क्योंकि कोई भी प्रतिरोधी बल नहीं लग रहा। अब जब कोई भी प्रतिरोधी बल नहीं लग रहा है तो जो दोनों वस्तुएं हैं वो चंद्रमा पे समान वेग से और समान समय पे ये क्या होंगी, एक साथ सतह पे गिरेंगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि किसी भी क्षण उनका वेग क्या होगा, समान रहेगा, उनका वेग भी समान रहेगा और वो समान समय में भी चंद्रमा के सतह पे गिरेंगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है m और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा, 3:4, 4:5, 2:1 या फिर 1:2। यहाँ पे दो द्रव्यमान की वस्तुएं दी हैं, एक का द्रव्यमान m है और दूसरे का द्रव्यमान 4m है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी समान दी गई है तो उनके वेग का अनुपात पूछा है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv², क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अब गतिज ऊर्जा समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv1² और इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 m, यहाँ पे 4m, यहाँ पे मास कितना दिया है 4m दूसरे का दिया है तो 4mv2² हो जाएगा। देखिए m और 1/2 m और 1/2 ये तो चला गया, कुल मिला के बचा क्या, v1 का स्क्वायर और इधर क्या बचा 4v2 का स्क्वायर, क्या बचा 4v2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2v2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v1 इक्वल टू 2v2 आ जाएगा। कुल मिला के v1 रेशियो v2 यानी अनुपात नीचा है तो v1 अनुपाते v2 बराबर क्या हो जाएगा, 2:1 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 400 न्यूटन वजन की एक लड़की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है। अगर जी का मान 10 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लड़की द्वारा किया गया कार्य। देखिए इतना बड़ा प्रश्न पूछा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, 2000 जूल, 800 जूल, 8000 जूल या फिर क्या होगा 200 जूल। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या पूछा है, कार्य, और कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए जो वजन दिया है यानी न्यूटन में क्या दिया रहता है, बल दिया रहता है, तो ये कितना है, ये है 400 न्यूटन, क्या है 400 न्यूटन। और हाइट कितनी दी है, तो हाइट दी है 2 मीटर, कितनी दी है 2 मीटर, और यही क्या हो जाएगा, मीटर में क्या होता है, विस्थापन होता है, और यही तो कार्य का फॉर्मूला है कि बल गुणे विस्थापन, यानी क्या हो जाएगा 400 गुणे 2, क्या हो जाएगा 400 गुणे 2, यानी कुल मिला के किया गया कार्य कितना होगा, 800 जूल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे हमने प्रश्नों को भी पढ़ा है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रश्नों के साथ साथ और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे हमने वायरस संबंधी रोग पढ़ लिए, प्रोटोजोआ संबंधी रोग पढ़ लिए हमने, और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, न्यूटन की गति के तीनों नियम को हमने पढ़ लिया, ताकि उनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आप उसको ईजिली कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने प्रश्नों को पढ़ा ही, प्रश्न के साथ साथ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी रिवाइज किया है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की है। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर देखिएगा। हर एक क्लास एग्जाम ओरिएंटेड है, हर एक क्लास से आपको
बहुत ज़्यादा एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।